अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी तैयारी हो गई सबकी? सर बस अभी अभी शुरू किया, अल्लाह खैर करे। चलो, और कि अल्लाह खैर करे। तो इतनी देर क्वेश्चंस निकाल लो जो जो पूछने हैं। इतनी देर सारे आ जाएं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सारे, तो इतनी देर निकाल लो क्वेश्चंस। पहले बाइनोमियल से देख लेना, फिर एपीजीपी से, फिर क्वाड्रेटिक से, या क्वाड्रेटिक्स पहले कर लो, जो भी करना बता देना। तो पहले क्वाड्रेटिक्स कर देते हैं। क्यों जल्दी जाना है आपने? नहीं फिर सर वो बायनॉमिनल करना ना, बायनॉमिनल नहीं हो गया। सोचते हैं सर इस बारे में। बायनोमियल इजी है, वो रहने दें, पहले दूसरे टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सोचते सर हैं इस मेरे बारे में। ख्याल में सर एपीजीपी सही है, सर वहां से स्टार्ट करते हैं। सबके अपने क्वाड्रेटिक ओपिनियन भी है। आसान है, बाइनोमियल भी। हाँ, तो बेहतर यही है, फिर मैं अपनी मर्जी से ही डिसाइड कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो एग्रीमेंट होना बड़ा मुश्किल है एक टॉपिक पे। सर जहाँ मर्जी से कर लें, बस स्टार्ट कर लें। अच्छा, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, चलो क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं। ओके, एक एक ओके करके सर। बताना शुरू कर। सर मुझे बस सर आप 43 क्वेश्चन जो सर आपकी टॉपिकल थी ना, सर उससे बता दें। वो सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या है। हम्म, आगे 43 से पहले किसी का हो? हम्म, क्या हो सर गया? मुझे क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ रही। साइन 43 कहाँ पे था ऐसा? सर वो जो आपने ड्राइव भेजी थी ना, टॉपिकल वाली, सर मैं तो उसी से कर रहा था। सर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं आप कहें तो? नहीं, मुझे ईयर बता दें। सर एक मिनट सर, मैं साथ ही खोल लें। सर ईयर नंबर है उसका सर, अक्टूबर नंबर 9, पेपर नंबर 12 है। रुक रुक जाओ, रुक जाओ, मिल गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 43 जी सर, ये वाला। सामने तो नहीं आया अभी तक। जी सर, ये यही। चलो एक सेकेंड। ओके, इसमें कौन सा पार्ट नहीं होता वैसे? सर ये एक दफा शुरू से सर समझा दें, है ये एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह सर, ये सब कुछ। ओके, एक्चुअली इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसमें एक तो एंगल निकालना है नहीं, और दूसरा ये है कि इक्वेशन टू द टेंजेंट ऑफ कर्व ये एक दूसरा टॉपिक का है। इसमें एक्चुअली 43 का जो सेकंड पार्ट है ना, जी जिसमें वो सर। कहता है डिटरमिन सेट वैल्यूज, ये वाला पार्ट सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। ओ फिर यही होगा सर, मैं परेशान कब से बैठा हूँ। जी, क्योंकि टेंजेंट टू द कर्व वो डेरिवेटिव्स के लिए है। ठीक जी है, सर। ए पार्ट तो आसान था, उसको साइमल्टेनियसली बस सॉल्व करना था। जी सर। इसके अलावा भैया 9 कोई कह रहा था मुझे। जी सर, मैं 9 कह रहा ओके, 9 कौन सा वाला, ये वाला 9 है कि दूसरी शीट का 9 है जो मैंने हूँ। भेजी थी सर ग्रुप में? दूसरी शीट का 9। चलो, ये वाला। जी सर, ये वाला। सर इसके अंदर मुझसे काफी हद तक हो गया था। एंड में बस कुछ समझ नहीं आ रही कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है क्या लगाना अब आप इक्वेशन दिखाएंगे तो पता लगेगा, इस तरह जुबानी बताना तो मुश्किल है। नीचे से देख लेते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी आपकी? है। सर मेरी 4m² माइनस 52m प्लस 68। वो तो सही है ये। इसमें क्या, तो ठीक थी, आपने नीचे आंसर देखने की जहमत नहीं की? सर मैंने आंसर देखा था लेकिन समझ नहीं आ रही थी आगे किस तरह करना है। उसके आगे अब आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लगाया लेकिन वो सही आंसर नहीं आ रहा उससे। आपको कैसे पता सही आंसर नहीं आ रहा? इसके आगे तो आंसर सर कुछ मैंने लिखा तो ही नहीं है। अच्छा। ठहरो, तो आपने आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था? जी सर लगाया। तो वो सोल्व नहीं हो रहा था, वो -64 का रूट आ रहा था। -64 का रूट आ रहा था? जी सर 32 प्लस माइनस -64 आ रहा था स्क्वायर रूट से। हम्म। तो वो सही हो नहीं रहा था। जी सर आप कुछ ना एक बार पूरा सोल्व करवा दो। चलो देख लेते हैं इसको। ओके, और किसी ने किया था ये वाला? ओके चलो, इसको कर लेते हैं। ओके बेटा, इसके अंदर ना ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि इसमें आपने थोड़ी सी वर्डिंग देखनी थी कि अम, क्या है। चलो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। ये सब लोगों के लिए। ओके, इसमें स्टार्टिंग तो उसी तरह है कि आपने दोनों वाइज की इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट करना है। ठीक है, जब आप दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे, आगे उसी तरह से b² - 4ac आपने सिलेक्ट करना है। ओके, अभी जिस तरह ने कहा कि सर इक्वेशन यहाँ तक आ गई थी 4m² - 32m प्लस 68 ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ से 4 भी कॉमन निकाल लूँ और ख़त्म कर लूँ तो ये आता है m² - 8m प्लस 17 ग्रेटर देन 0। अब इसमें जो चीज़ डिफरेंट है एक्चुअली, वो यहाँ पे ये कहता है कि आपने शो करना है। अब क्या शो करना है कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m, अब यहाँ पे कोई m की वैल्यू निकालनी नहीं है। आपने बस शो करना है कि m की कोई भी वैल्यू होगी, द इंटरसेक्ट कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या होता था, याद है? जी सर। क्या होता था बताओ जरा, सर यानी ये वही तो। इनइक्वालिटी क्या, क्या सर? जी इनइक्वालिटी सर क्या होती थी? फोर b² - 4ac सर, b² - 4 0। ग्रेटर देन 0। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये अब हम चेक करना है कि चेक करके आपने उसे दिखाना है कि m की कोई भी वैल्यू लें क्या ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, हमें डिस्कस ये किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी हैं
तो इनके बनते हैं स्माइली फेस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी जीरो वाली लाइन है, तो मेरा ग्राफ जो है इस जीरो वाली लाइन से ग्रेटर देन 0 यानी जीरो वाली लाइन से ऊपर होगा। अब वो चेक करने का तरीका क्या है, मैं ये टर्निंग पॉइंट जो कि कर्व का लोएस्ट पॉइंट होता है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस यानी जीरो वाली लाइन से नीचे होंगे तो इसका मतलब है मैं शो नहीं कर पाया, इसका मतलब है मैंने या तो गलती कर दी है। अब लेकिन वो कहता है यहाँ पे शो करना है, तो इसका मतलब है मेरे कोऑर्डिनेट जीरो वाली लाइन से ऊपर ही आएंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट, उससे हमें पता लगेगा। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं कि करना क्या था? जी सर। जी सर। ओके, किसी को नहीं हुई तो बेटा पहले पूछ लो। अभी कुछ सॉल्व नहीं किया मैंने, सिर्फ अभी समझाया है कि इस क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है और उसको करना कैसे है, सिर्फ सर ये बात टू डिस्कस की डिस्टिंक्ट अभी हमने। पॉइंट्स में तो ग्रेटर देन 0 का बेटा नहीं होता है। तो बेटा ग्रेटर देन 0 ही रखा है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट से नहीं आपका करते कर्व थे। ऊपर हो। बेटा शो करना है, शो का मतलब क्या होता है, या तो वो आपको कहे ना कि आप सॉल्व करके दो, तो अब आप अच्छा, ठीक वो कह रहे सोल हो, में करना वो सॉल्व है। होता है। वहां पे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे वहां कहीं पे शो नहीं लिखा था, वो कहता था मुझे सेट ऑफ वैल्यूज बताओ। ठीक है, यहाँ वो कहता है शो करके दिखाओ कि जो भी m की वैल्यू होगी वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे यानी ग्रेटर देन 0 यानी जीरो वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए आपका कर्व। ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसके लिए टर्निंग पॉइंट निकाले। अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते थे हम, याद है? जी सर, एक्स के साथ एक्स माइनस जी से होल स्क्वायर है के साथ एक्स की वैल्यू सर क्या कंप्लीटिंग करते थे? स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी, ये ठीक है आंसर बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे। आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो m माइनस 8/2 करोगे तो 4 आ जाएगा, सो m-4 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 17, m-4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 17, m-4 होल स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने? सर 4 और 1। 4 4 और 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू 4 है और यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो क्या ये जीरो की लाइन से ऊपर है? जी सर। तो बस यही आपने शो करना है कि ये इक्वेशन हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो आप आगे लिख सकते हो शो ऑन। इसको आगे कुछ सॉल्व करने की तो जरूरत 5 नहीं। मार्क्स मिल गए। बेटा ये मैंने एक्चुअली ये लास्ट के स्टेप किए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो पहले बनानी है, वो y की दो इक्वेशंस सर ये इक्वल पुट ऊपर कैसा करनी है आंसर आया हमें। था, 4m² माइनस 32m प्लस बेटा 68। वही बता रहा हूँ, वही मैं अच्छा उसको भी बता रहा था कि y की जो दो इक्वेशंस दी हुई है ना उसने, ये ऊपर जी। ये वाली और ये वाली, इन दोनों को उसने इक्वल पुट किया था हम्म। उस। जी जी। ठीक है, जब आप मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे खोला हुआ भी था, ये आंसर वाली जगह पे अगर आप देखो तो पहले आपने y की दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करना था, और जब आप b² - 4ac लगाओगे तब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 4m² - 32m प्लस 68। अच्छा जी ठीक सर। है ठीक है ठीक है, समझ आया? समझ गया। ठीक है। सही है सर। ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग हमारी वही थी, बस एंडिंग पे एक चीज जो डिफरेंट थी वो यहाँ पे हमने शो करना था, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जी सर। ओके, और बताओ किसी का क्वेश्चन? सर वैसे जो क्वेश्चन 9 है इसमें इन्होंने कॉमन लिया, हम कॉमन के बिना लगा सकते थे फॉर्मूला? क्या कॉमन लिया? m, दोनों में m था ना, तुमने कॉमन ले लिया। तो 2xm कैसे प्लस m। लगाओगे जरा? हाँ तो ओपन करना है। अच्छा करना होगा, ठीक है। हाँ करना है, वो तो उसने लिखा है, आपने तो अपना जिस तरह आप नॉर्मली करते हो आप तो उसी तरह सॉल्व करोगे। सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 करना था, जरा डिफरेंट सा लग रहा अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर, आपने तो करना है। आपने क्वेश्चंस भेजे थे लाइक 2 6 12 32 39 38 करके, और आपने एक वो गूगल ड्राइव भेजी थी, वो करनी थी कि जो आपने उसके बाद भेजी थी वो करनी थी? अब मुझे याद नहीं है, मैंने शायद जब पहली दफ़ा दिए थे तो मैंने शायद गूगल ड्राइव वाली फाइल दी थी, हाँ जी। वो शायद उसमें से करना है। अच्छा ठीक है, ओके। जी बेटा 8 भी करना था। जी एलिजे क्या कह रहे हो? फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी करा दें। फर्स्ट कौन सा और वाला, क्वेश्चन नंबर 3? फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों।
बेटा थर्ड वाला तो नहीं करना अभी, क्योंकि इसमें ए पार्ट जो था ना वो दूसरे टॉपिक से लिंक है, तो वो अभी हमने किया नहीं। वो जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 तब होगा, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ है ना, तो वो भी समय टॉपिक से हमने हमारा पढ़ना है। सिलेबस सर कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा खाली बाद P1। बेटा बाद में ये बातें कर लेंगे, अभी ओके फिलहाल ओके सर, ओके सर, क्वेश्चन ओके। पूछ लो। तो सर P1 क्वेश्चन नंबर वैसे दिसंबर 7। से पहले। बेटा एक सेकंड, अभी उसने भी क्वेश्चन पूछा, सब्र कर जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ? तो सॉल्व ही नहीं हो बेटा रहा। क्वेश्चन नंबर 1 एक तो क्लास में किया था हमने। सर दोबारा करा दें। दोबारा करते रहेंगे तो आगे कब करेंगे? बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, लेकिन मैं करा देता हूँ, किसी को मैं कह देता हूँ। बेटा किसी के पास है जिन्होंने सॉल्व किया था ना क्लास में, वो सारा जो है ना एक दफ़ा ग्रुप में कोई डाल दे। क्वेश्चन नंबर 2 में करा देता हूँ। बेटा क्वेश्चन सर नंबर 2 ग्रुप में में क्या तो है? आपने अलाउ नहीं किया हुआ। हाँ, आप लोगों के ग्रुप में अलाउ नहीं किया हुआ। आपको ही मुझे भेज दे, मैं खुद डाल दूंगा ग्रुप में। अच्छा सर। आप लोग फिजूल बातें बहुत करते हैं, इसलिए आप लोगों का ग्रुप बंद किया हुआ। सर सर मैं तो बात इतनी काम की बात होती है अच्छा जी जी, मुझे पता है। सर। अच्छा ओके, हाँ लीजिए मुझे बताओ, ये जो फॉर्मेट होता है ये किस चीज़ का फॉर्मेट होता है? सर क्वाड वो कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी, तो आपने बेसिकली इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। तो जब आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट ओपन, x माइनस जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 होल स्क्वायर, फिर माइनस, और यही नंबर जो होगा वो दोबारा रिपीट होगा, प्लस 11। समझ आया कि नहीं आया? सर बस यही करना है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -16 + 11 और x - 4 होल स्क्वायर, -16 + 11 करोगे तो आ जाएगा -5। तो ये पहले पार्ट का आंसर। समझ आया? हाँ जी। और बी पार्ट में अगर आप नोट करो तो यही सेम इक्वेशन जो ऊपर दी हुई थी वही सेम इक्वेशन नीचे भी है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इक्वल टू 1 है। तो आपने इस इक्वेशन को बी पार्ट के अंदर आपने इसको इक्वल टू 1 पुट कर लेना है। समझ आई बात कि नहीं आई? जी है। अब -5 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 6 x - 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने कहा था एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है? तो आप पहले तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। जब मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर और अंडर रूट कटा, x - 4। अब एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आपने अंडर रूट को अंडर रूट के अंदर ही रखना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। तो मैं इसे +-√6 रखूंगा, यानी इसको कुछ नहीं करना, ठीक है? अब मैं -4 को इधर लाऊंगा तो ये +4 हो जाएगा, और +4 प्लस माइनस √6, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। एग्जैक्ट फॉर्म का ये मतलब होता है। सर समझ आई मुझे बात? समझ नहीं नहीं समझ। बेटा कहाँ से नहीं समझ आए? वहीं पे रोक लेते सर ये जानी है, बताओ स्क्वायर रूट से क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आई? मतलब स्क्वायर खत्म करने के स्क्वायर लिए स्क्वायर रूट लिया हमने। तो हम वो स्क्वायर सॉरी, खत्म नहीं कर वो हम स्क्वायर खत्म नहीं कर रहे। कर तो दिया बेटा, ये था, ये देखो, एक सेकंड रुको बेटा, यहाँ तक था x - 4 होल स्क्वायर। अब क्या खत्म करना है आपने? सर 6 का स्क्वायर नहीं खत्म करेंगे। बेटा 6 पे स्क्वायर कहाँ लगा हुआ है? आई मीन अंडर रूट। बेटा वही तो एक्सप्लेन किया, एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि जो अंडर रूट है उसको अंडर रूट ही रखो। बात समझ आई? जी। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि आपने बैठ के इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना। जैसे √6 का एक आंसर निकल के आता है ना, वो नहीं लिखना आपने, √6 को √6 रखना है। बात ठीक समझ है। आई? जी। ये मतलब होता है एग्जैक्ट का। अगर पाए लिखा होता तो पाए को पाए रहने देंगे, अंडर रूट होगा तो अंडर रूट रहने देंगे, ठीक है? ये मतलब होता है इस बात का। ओके, अच्छा कौन पूछ रहा है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला? हुज़ैफा। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप लगाते हो ना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो ना तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है, वो आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। ये देखो 1 -8 और 17, तो ये देख रहे हो ये मैथ एरर आता है, ये सॉल्व ही नहीं होता। 1 -8 17, अपने कैलकुलेटर पे करना, वो मैथ एरर आता है।
क्योंकि यहाँ पे वो हमें सॉल्व करने को कह ही नहीं रहा, वो यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा था कि सिर्फ आपने शो करना है कि आपकी जो भी m की वैल्यू होगी दैट वुड बी अबव द x एक्सिस, यानी जीरो वाली लाइन से ऊपर होगी, सिर्फ आपने यहाँ पे शो करना है, तो सॉल्व करने लायक कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ओके और बेटा बताओ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे करवा क्वेश्चन नंबर 4, जी। क्या हुआ इसमें बताएं। सर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आ रहे। बेटा आपने स्टार्टिंग की थी इसकी, कैसे जी करते थे किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग? सर y को इक्वल पुट करते थे दोनों इक्वेशंस को, और y को काट के तो और उनको किया पहले। आपने? हाँ जी ओके, जब आपने वाइस को इक्वल पुट किया तो क्या आया आपके पास? सर, मेरे पास एक मिनट। निकालो ताकि पता लगे ना कि कहाँ से नहीं हो रहा। ओके, अगर किसी को और को ना पता लगे तो बेटा पूछ लेना। सर इसी क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट में द नॉर्मल टू द कर्व है, तो नॉर्मल तो भी मैंने पढ़ा। बेटा नॉर्मल कहते हैं जो 90 डिग्री की लाइन होती परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल का ये मतलब होता है। सर मतलब जी, मेरा तो c इज इक्वल टू 2m आया, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m होगा बेटा। प्लस माइनस 2m। आया यहाँ तक ठीक है। आपने किसने आपको कहा कि यहाँ तक गलत था? तो वो पीछे मार्कशीट में नहीं था तो मुझे लगा गलत है। क्या नहीं था? c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m नहीं लिखा हुआ था? नहीं बेटा आंखें थोड़ी ठीक कराना, लिखा हुआ है वहां पे। कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये देखो बेटा नजर आ रहा है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। जी नजर आ गया? c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m कहाँ लिखा है? आगे। ओके, अब आपने यही वैल्यू जो भी c की आपने निकली है, जो आपकी ये ऊपर इक्वेशन नहीं लिखी थी mx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एम, दोनों को साइड पे कर लेते हैं। ओके, आपकी इक्वेशन बनी हुई थी mx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो c की जो भी आपने वैल्यू निकाली है, एक प्लस 2m है और एक माइनस 2m है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। mx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस एम इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन माइनस के साथ बन जाएगी mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में से m कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, m उधर जाके खत्म हो जाएगा, और फिर ये मिड टर्म से हम सॉल्व कर लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? क्या नहीं स्टार्टिंग कैसे आया करनी? ओके, क्या चीज़ हाँ समझ नहीं आई बताएं। सर, दोबारा रिपीट कर दें कौन सी वाली चीज़ बेटा, ये भी बोल दिया करो। शुरू से। अस्तगफुरुल्लाह। बेटा c की वैल्यू निकल आई थी। जी अब c की जगह पे c की वैल्यू भी तो डालनी है, क्योंकि उसने हमसे c की वैल्यू तो नहीं पूछी था, उसने तो हम्म हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक दफ़ा c की जगह प्लस 2m डाला, सेम ये इक्वेशन पूरी की पूरी सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ c की जगह 2m डाला है और इधर मैंने माइनस 2m डाला है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? हाँ जी अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, तीनों में मुझे m नज़र आ रहा है, मैंने m कॉमन निकाल लिया। ये बात समझ आ रही है? जी और दूसरी साइड पे भी ये सेम चीज़ होगी, उस साइड पे भी सारे m कॉमन निकल आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी उसके बाद ये जो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर 0 के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0 डिवाइड बाई m क्या होता है? 0। तो बेसिकली ये m यहाँ से ख़त्म हो गया, तो पीछे जो हमारी इक्वेशन रह गई वो ये रह गई। यहाँ तक बात समझ आई? जी अब आप इसके मिड टर्म कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों में से कुछ।
सर आप क्वाड्रेटिक यूज करना है फॉर्मूला। मिड टर्म भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो, ठीक है ठीक है। जी। सेम चीज उधर भी कर। आप समझ आ गए क्या करना है? हाँ जी। ओके, यानी आपने आधा ठीक किया था, आधे के आगे आप रह गए, ठीक है। चलिए सर आप क्वेश्चन नंबर 1 करवा दें, बहुत लंबा है। बेटा 1 मैंने क्लास में कराया था, सर पता है, क्यों लेकिन वो दोबारा रिवीजन कर? हो जाएगी ना। नहीं रिवीजन ही पहले, जो नहीं आते पहले वो कर लो, रिवीजन अब बाद में देखेंगे। अच्छा सर चलिए क्वेश्चन ठीक नंबर है। 7 करवा। जी बेटा 7 में क्या है, सर क्या चीज़ नहीं 7 में समझ वो में? पूरी लंबी इक्वेशन दी हम्म, हुई है। ये तो the equation of a curve is y is equal to जी 2k minus 3। सर ये इक्वेशन नहीं सॉल्व नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। बेटा इक्वेशन लंबी है कि आपने सॉल्व की ही नहीं, पहले तो मुझे ये क्लियर सर कर दो। मैंने सॉल्व की थी लेकिन हो नहीं रही थी। ठहरो, ओके। ओके, क्या स्टेप होता है पहला? सर पहले स्टेप में साइमल्टेनियसली जी सर सॉल्व बेटा करना है। आपने, ओके, दोनों वाइज को एक दूसरे के इक्वल पुट करना है। तो ये जो 3x माइनस 4 है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 3x माइनस 4 इक्वल टू 2k माइनस 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2। ठीक हो गया यहाँ तक? अब ये वाला जो 3x है वो इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये वाला -4 इधर आएगा तो यहाँ आके +4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये क्या किया आपने? बेटा दोनों को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गया। अच्छा, तो ये जी 3x माइनस 4 था। अच्छा ठीक है बस ठीक। अब इस, ओके, अब मैं इस लास्ट वाले को तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है -k+2+4, और ये बन जाएगा -k+6। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक। ओके, यहाँ तक जब आपको बात समझ आ गई तो अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब क्लियरली उसने कहा था कि इट इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व। जब टेंजेंट टू द कर्व होता है तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? सर इक्वल्स टू का। बिल्कुल ठीक है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू होती है जो x के साथ होता है, तो x के साथ -k और -3 है होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू जो x² 1। के साथ होता है, बेटा चलो 1 ठीक। कहाँ से, जो x के साथ होता है। और c की वैल्यू है ये एंड वाली, विच इज -k+6 बस बस। इक्वल टू 0। अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है, इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के k की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक। दो वैल्यूज भी नहीं, एक निकलेगी मेरा ख्याल है इसमें, तो वो निकाल लेंगे। समझ आया? हाँ ठीक है सर वो बस फर्स्ट स्टेप मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाकी मुझे आता है। ठीक है, ओके। और बताएं बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। जी ओके, पढ़ो और बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, या स्टार्टिंग ही समझ नहीं आई? सर स्टार्टिंग समझ नहीं आई। हम्म, सर मैंने सॉल्व की लेकिन पता नहीं क्या किया, मुझे खुद नहीं पता। ओके बेटा, इसमें वो कहता क्या है आपको, इसमें देखो वो कहता है कि आपके पास एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट m है, ठीक है, और वो पॉइंट से पास करती है 0 - 2। ये एक लाइन है। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता था?
y is equal to mx plus c. बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m ग्रेडियंट को कहते थे और c बेसिकली y इंटरसेप्ट होता था, ये दो चीजें होती थी। इस केस में वो कहता है कि आपका ग्रेडियंट तो m रहेगा, यानी m को तो हम कुछ नहीं करेंगे। c निकाल, अब दूसरी चीज हमने c निकालनी होती है, उसके लिए उसने हमें ये पॉइंट दिया हुआ था। तो पहले तो हम इन वैल्यूज को डाल लेते हैं, यानी -2 m इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -2। तो हमारी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू m की जगह m रहेगा और c की जगह आ जाएगा -2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। बताओ इस बात में कोई कंफ्यूजन हो सबसे पहले? नहीं। ओके, उसके बाद अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि हमारे पास ये इक्वेशन नहीं थी। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ mx-2 इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 7। अब उठा के एक साइड पे ले आते हैं, -2x प्लस एम एक्स नहीं है, -mx, और -2 को इधर लाके प्लस करेंगे तो 7 + 2 बन जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी। उसके बाद उसने कहा कि इट इज अ लाइन टेंजेंट टू द कर्व। तो जब भी टेंजेंट टू द कर्व होता है तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं? इज इक्वल वाला b² बिल्कुल माइनस ठीक है, 4ac इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यही करेंगे, -2 -m, ये b की वैल्यू है, a और c की वैल्यूज क्या है? 1 a की वैल्यू और और c की? c की 9। C की वैल्यू 9, यस। ओके, -36 इक्वल टू 0 और -2 -m होल स्क्वायर। अगर कोई बंदा स्क्वायर ओपन करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो मैं -36 को इधर ले आता हूँ तो ये +36 हो जाएगा, और -2 -m होल स्क्वायर। पहले तो बताओ यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो? नहीं नहीं। सर। ठीक है, अगर कोई बंदा स्क्वायर ओपन कर लेगा वो भी कंप्लीटली फाइन है, उसमें कोई मसला नहीं है। बट मैंने स्क्वायर इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मैं अब जब यहाँ स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं इजीली √36 निकाल सकता हूँ। तो -2 -m इज इक्वल टू +-6। तो एक इक्वेशन मेरी +6 के साथ और एक इक्वेशन मेरी -6 के साथ। तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ जाएगी +4, और यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ जाएगी -8। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? सर मेरा -8 आ गया था लेकिन 4 नहीं आया था। क्योंकि आपने +-6 नहीं लिया था। दोनों साइड्स पे जब भी अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस के साथ आंसर आता है। तो देखो +6 वाला तो आपने यूज कर लिया, उससे तो -8 आ गया, आपने -6 को यूज ही नहीं किया। बात समझ आई? जी। अच्छा, अब देखो एक तो उसने अब देखो यहाँ बहुत सारे लोग आके खत्म रुक गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा फॉर ईच वैल्यू ऑफ m फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि आपने x और y कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, इसका मतलब ये है कि अब एक्चुअली यहाँ पे दो पार्टीशंस चलेंगी, यानी दो सॉल्यूशंस चलेंगे, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए। दोनों के लिए करना सेम है, बस थोड़ा सा मतलब लेंथी है, किस्म का वर्किंग ज्यादा है, वरना और कुछ नहीं है। अब करना क्या है, हमारे पास x की ये इक्वेशन थी, मैं चलो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, x² - 2x - mx + 9, और सेम इक्वेशन इस साइड पे भी है। अब जब मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू को -8 रखूंगा, तो ये बन जाएगा +8x, और यहाँ पे +9। बताओ ये पॉइंट समझ आया ये वाला मैंने क्या किया, कि इस m जी की सर। जगह मैंने -8 सब्स्टिट्यूट किया। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x² + 6x + 9 हो जाएगा। और सेम चीज मैं इधर करता हूँ, -2x - 4x + 9, तो ये बन जाएगा x² - 6x + 9। एक दफा मिड टर्म इधर लगाएं, एक दफा मिड टर्म इधर लगाएं, इधर से x और y के कोऑर्डिनेट्स अपने अपने निकलेंगे। तो सर आपने यानी इस बेसिकली साइड को बस आप वैल्यू पुट किया m की। एग्जैक्टली m की वैल्यू, क्योंकि उसने तो हमसे x और y मांगे है ना। जी। सर ठीक है, क्वाड्रेटिक तो नहीं यूज कर सकते? बेटा कर सकते हैं, मैंने कब मना किया, कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और बताएं।
सर क्वेश्चन नंबर 17 का बी। ओके बेटे 17 के बी में क्या हुआ? ए पार्ट हो गया था। जी ओके ए पार्ट का आंसर क्या आया था? सर एक के की वैल्यू -1 थी और एक के की वैल्यू 1/2। आप क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हो मुझे। ओ सॉरी ये एक मिनट हम्म सर। सी 7 था आंसर। सी इज इक्वल टू पहले 7। देख लो क्वेश्चन नंबर 17 ही पूछना है ना, कोई और तो नहीं है। सर 16 का भी बी पार्ट पूछना था और इसका भी चलो 17 का भी। ओके 17 में आप कह रहे हो कि सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 7, 7 ऐसा ही है? जी। ओके ओके और इससे पहले एक क्वाड्रेटिक, जब आपने दोनों वाइज को इक्वल पुट किया होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, वो भी बता देते हो। y² -4y -3 + c इज इक्वल टू 0। y² -4y आगे -3 + c इज इक्वल टू 0। ओके -3 + c इज इक्वल टू 0। ये हमने ए पार्ट में यूज किया बेटा, जिसको नहीं पता लग रहा मैं बता देता हूँ। ए पार्ट में हमारी ये इक्वेशन बनी होगी, इसके ऊपर उसने टेंजेंट टू द कर्व यानी b² -4ac = 0 लगाया, तो c की वैल्यू 7 आ गई। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जो अभी हमने ये ऊपर वाले पार्ट में किया सेम चीज यहाँ पे करनी है। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 7, आप इस c की वैल्यू को 7 की c की जगह सब्स्टिट्यूट करें, तो y² -4y -3 + 7 इज इक्वल टू 0। तो y² -4y -3 + 7 करोगे तो +4 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आई? जी अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू निकाल लो। सर 16 का भी बी कराते हैं। ओके मेरे उसमें भी एक्चुअली वैसे यही होगा जो मुझे लग रहा है, लेकिन एक सेकंड मुझे देखने दो। वो कहता है फॉर ईच ऑफ टू पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ k the line tangent to the curve show that these two tangent meets at x axis। ओके k की क्या दो वैल्यूज निकली थी बेटा? सर एक के की वैल्यू है -1 और एक की 1/2। ओके k की एक वैल्यू है -1 और एक की वैल्यू है माइनस नहीं है 1/2। आई थिंक आपने वैल्यूज उल्टी निकाली। k की वैल्यू आई थिंक +1 है और k दूसरे k की वैल्यू -1/2 है। सर मैंने पीछे मार्किंग स्कीम में देखा था, वहां पे ऐसे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 1 और -1/2? जी वरना मेरी भी +1 और -1/2 आई थी। ओके आई थिंक +1 और -1/2। ठहरो मैं नीचे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है जी बेटा, 1 और -1/2 लिखी हुई है। 1 और -1/2 ही लिखी हुई है, ठीक है? जी ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा चलो बहरहाल, अब आपने उसने कहा फॉर ईच ऑफ द टू पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ k, तो k की दो वैल्यूज हैं, दोनों के लिए आपने करना है। अब हमारी इक्वेशन जो अगर आप देखो तो उसने लिखी हुई है y = 3kx - 2k। k की जगह k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले मैं k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x - 2, और दूसरी इक्वेशन में मैं पुट करूंगा k की जगह -1/2, तो ये बनेगा -3/2, और -2 इंटू -1/2 अगर हम करें तो 2 2 से कट गया और माइनस माइनस +1 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3/2x + 1। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है।
ओके, अब दोनों वाइज हैं हमारे पास, दोनों को इक्वल पुट करके वाई की एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हाँ बोलो। जी सर निकाल सर सकते हैं। क्या पुट करना है? दोनों वाइज आ गए ना, तो दोनों वाइज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर लो। अच्छा, ओके ओके। ओके, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो -2 इधर आके +3 हो गया, और 3 + 3/2 करोगे तो ये 9/2x हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज आपने y की वैल्यू निकालनी है, मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूँ। y = 3 × 2/3 - 2। 3 3 से कटा और 2 - 2 करोगे तो आपका आंसर 0 आ गया। बात समझ आई? जी। अब देखो, उसने क्वेश्चन में एक चीज कही थी, उसने ये कहा था कि इट इज टेंजेंट टू द शो दैट दीज टू टेंजेंट मीट्स एट एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस पे मीट करते हैं। अब एक्स एक्सिस अगर आपको पता हो, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। चलो एग्जांपल के लिए मैं कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर मैं किसी से पूछूं? हाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? सर 0 और 5 नहीं, उल्टा बोल रहे हो। उल्टा 50। बिल्कुल, ये एक्चुअली होंगे 5 0। इसमें गौर वाली बात ये है कि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप देखो हमारी वाई की वैल्यू 0 निकली है। इस तरह हमें पता लग रहा है कि हमने जो किया वो ठीक किया है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। ओके, और बताएं बेटा, और कौन सा क्वेश्चन है जो करना है? 19। बेटा 19 में क्या हुआ? बोलो भी। सर 9 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा, वो शायद समझ नहीं आया। अच्छा। सर ये मुझे समझ नहीं आया। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आता है सबको? सर आप अब्दुल्ला को अंदर आने दें, वो इंतजार कर रहा है आधे घंटे से। बेटा उसको कहा करो टाइम पे आया करे। अब लेट आते हैं तो फिर मैं बैठ के चैट वेटिंग रूम देखता रहूँ कि पढ़ाऊँ? एक ही काम मैं कर सकता हूँ ना। अच्छा चले बाल सर। कहो उसे आ जाए, उसे कहो आए, मैं अच्छा जी। करता हूँ उसे। हम्म। हाँ बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा नजर आ रहा है सबसे पहले, जो नहीं, जिस वजह से सॉल्व नहीं हो रहा? सर इसको करना क्या है? बेटा ये एक इक्वेशन है, जब वो सॉल्व की बात करता है तो इसका मतलब है आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअली चीज करना हमने ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो तंग कर रही है? 1/2। बताओ। एग्जैक्टली तो इस 1/2 को कैसे डील करना है? तो हम यूजुअली करते ये हैं, जहाँ पे भी ये फ्रैक्शनल पावर हो जाती है ना, हम एक सब्स्टिट्यूशन सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहता हूँ, लेट एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू, कोई भी लेटर का नाम दे दो, मैं यहाँ पे यू के इक्वल कह देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स पावर 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा अब? यू। यहाँ तक बात समझ आई? जी। ओके, +6 को कुछ नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि x की जगह मैं क्या लिखूंगा? अगर आप देखो, यहाँ से मैंने अगर x को सब्जेक्ट बनाना हो तो मुझे दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। हम्म। तो 2 और 2 ये कट गया, तो यहाँ रह जाएगा x = u का स्क्वायर। यानी जहां पे x लिखा है वहां पे मैं u स्क्वायर लिखूंगा। तो इस x की जगह मैं लिखूंगा u स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई, कि क्या करना आ है? गई है। ओके, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको मिड टर्म से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक हो गया यहाँ तक पहले? जी। ओके, तो सर अगर हमारा मैं आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, नहीं मैं बताता हूँ, इसमें लास्ट में एक चीज और करनी होती है। तो 4 - 11 6 में वैल्यूज डालता हूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं यू की। एक निकल के आती है 3/4 और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी 2। ये दो मेरी वैल्यूज हैं। अब याद रखो उसने क्वेश्चन में एक्स को सॉल्व करने को कहा था, ये यू जो है ये तो हम खुद लेके आए हैं।
ठीक है, तो लास्ट में आपको एक स्टेप और करना पड़ता है। ये जो u था ये किसके इक्वल था? 1/2 x over 1 x 1/2। तो आपने लिखना है x की पावर 1/2 इक्वल टू 3/4 और एक तरफ लिखना है x की पावर 1/2 इक्वल टू 2। ये जो दोनों मैंने आंसर्स निकाले हैं बारी बारी दोनों के इक्वल। अब 1/2 को खत्म करने के लिए क्या करते थे? अंडर रूट, आई मीन वो, हाँ अंडर हाँ, रूट स्क्वायर। नहीं, बेटा स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं, स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे, बिल्कुल। इधर भी स्क्वायर लो, इधर भी स्क्वायर, सेम चीज आपने इधर भी करनी है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 9/16 और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 4। तो एक्चुअली ये दो आंसर्स होंगे हमारे। तो जहां पे भी आपको ये फ्रैक्शनल पावर तंग करे या आ जाए तो वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी है। ठीक हो गया? जी। ओके, और बताएं। 23। ओके, और किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है पहले तो वो भी पूछो। क्वेश्चन 6 अरुषा। 6 में क्या हुआ? अभी किया नहीं था हमने। हाँ बेटा 6 में क्या हुआ था? इसके बाद मैं अली से कराता हूँ 20 में। सर 6 मुझसे भी नहीं हुआ। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है 6 में? मुझे ये भी जरा थोड़ा बता दें। लो अब बोलो भी, चुप क्यों कर रहे हो? सर मैं जा सकता हूँ, मैंने नमाज पढ़नी है। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। जी बेटा 6 में क्या हुआ? कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हुआ? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो गया था, एक सेकंड ओके, देखने दे। बिल्कुल देख के बताएं। सर आप एक दफा ना वो इनक्वालिटी की जो साइन चेंज होते हैं ना, जब हम लेके जाते हैं, वो एक दो बार समझा दें, बाकी मैं बेटा उसके लिए आपको क्लास 7 में जाना पड़ेगा। आप मुझसे क्लास 7 का सवाल पूछो। वो बस समझा दें, बाकी मैं ले रहा। कोई नहीं, एक माँ की कुर्बानी देता हूँ मैं तो कहता हूँ। वो अगर 3-4 सवाल आ गए तो 3-4 सर मार्क्स मेरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, वो जो आपने पहले फाइल भेजी थी ना उसमें से था उसका क्वेश्चन नंबर। उसमें से भी कर लेते हैं। ओके, मैं ये वाला भी बता देता हूँ फिर वो वाला भी देख लेते हैं। बेटा इसके अंदर वैसे ये था कि आपने पहले कॉमन निकालना होता है, तो यहाँ पे मैं 16 को कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि इधर 1x² माइनस 24/16x और यहाँ बाहर +10 रह जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 3 और 2 रह जाएगा। तो मैंने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने करना क्या है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, इसके बाद आपने करना ये है कि सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर इस पे आपका फोकस होना चाहिए। इस पे आपने मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है। तो जब हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो मैं x माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू है 3/2 इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 3/2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? हाँ, कोई एक बंदा बता दे। 3/4। 3/4 बिल्कुल ठीक हो गया। 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट इधर, ये ब्रैकेट इधर, ये 16 इधर और ये +10 एंड पे। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। x माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 ब्रैकेट्स यहाँ पे 16 यहाँ पे +10। अब 16 को जब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 16 ब्रैकेट x माइनस 3/4 होल स्क्वायर और 16 को जब -9/16 से करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -9 और ये +10 एंड पे, जो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा +1। यहाँ तक बेटा पहले मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो? नो सर। ओके, अब लास्ट चीज, ये टेक्निकली हमारा आंसर ठीक है बट यहाँ क्वेश्चन में उसने कहा है कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4x होना चाहिए और हमारा यहाँ पे 1x है अभी।
तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 16 को हमें अंदर लेके जाना होगा। अब याद रखना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है, अगर आपने इसको स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, तो मुझे अंडर रूट करके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4. ये 4 ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू एक्स 4x, और 4 को 3/4 से करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 4 को 3/4 से करोगे तो क्या आएगा? 12. नहीं, 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेटर पे करो ना बेटा। 4 मल्टीप्लाई 3/4 कितना आता है? 3. बिल्कुल 3 आता है। तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे 3 होल स्क्वायर, और ये +1 एंड पे। तो ये हमारे पहले पार्ट का कंप्लीटिंग स्क्वायर है। समझ आया कि नहीं आया? सर लास्ट स्टेप दोबारा बताते हैं, ये नहीं समझ आया। देखो बेटा, 16 है ना, प्रॉब्लम ये है कि 16 वाला स्टेप ठीक है, बट उसने कहा कि मुझे आंसर वो चाहिए जिसमें ब्रैकेट के अंदर 4x हो। बात समझ आ रही है कि हमने किस फॉर्मेट में आंसर देना है पहले? तो यस सर। जब 16 को स्क्वायर के अंदर लेके जाना होगा तो हमें अंडर रूट करके लेके जाना होता है। ठीक है, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। अब 4 को आपने अंदर ब्रैकेट में जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 3/4 करोगे तो क्या आता है? कैलकुलेटर के ऊपर कर लो चाहे। सर 3 आता है। तो वो 3 हमने लिखा है। बताओ इसमें क्या नहीं समझ आया? आ गया समझ, आ गया। अच्छा, आप भी कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 6 है। Sir, 23. सर 6 23 वो में जो आपने फाइल भेजी थी ग्रुप में ये है उसमें से था। फाइल, ये वाली फाइल है। जी सर यही वाला था। इसमें क्या हुआ? सर समझ ही नहीं आ रहा था इसके अंदर करना क्या है। आप बस स्टेप्स बता दें स्टार्टिंग के, आगे से फिर मैं कर लूंगी। स्टेप्स तो मैं बता ही देता हूँ। ये वाला नहीं करना इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव्स भी हैं, इसलिए नहीं करना। ओके सर, ये आपने होमवर्क में दिया था एक दिन इसकी वजह से। नहीं, मैंने देख लिया है, क्योंकि नॉर्मल टू द कर्व लिखा है तो यहाँ ग्रेडियंट चाहिए होगा। तो दूसरी कोई हमारी क्वाड्रेटिक है तो उनका ग्रेडियंट निकालना भी नहीं हमने सीखा। ओके सर। जी। से क्वेश्चन 22 करा दें इसी फाइल। अच्छा बेटा, ये 22 और 23, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वाला 22 कह रहे हो कि दूसरी शीट का 22 कह रहे हो? यही वाला सर। बेटा इसमें क्या चीज़ है पहले तो ये देखो ना। यहाँ पे वो आपसे ये कहता है कि सर आपने दो वाई। बाकी हो गया था लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मुझे नहीं समझ आई थी वो क्या कौन सा। ओके, आपने एक सेकंड सर मैं देख लेता हूँ। आपने दोनों वाइज को एक दूसरे के इक्वल पुट किया था? यस सर। ओके, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी। यस सर। ओके, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको फिर आपने b² - 4ac क्या लगा के सॉल्व किया? इक्वल टू सर 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, उससे m की वैल्यू निकली होगी, वो क्या निकलती है जरा बताओ। -3। ठीक हो गया। अब आपने -3 को उठा के जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो क्या थी? वो थी mx स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12।
प्लस 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जो m की वैल्यू आपने -3 निकाली है, इसको उठा के इस m की जगह पहले सब्स्टिट्यूट करो। कर सकते हो? यस सर। तो ये एक्चुअली बन जाएगा -3x² प्लस 12x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको मिड टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हो, जी सर। और x की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। तो y की हमारे पास दो इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, दोनों में से किसी में भी डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे x और y यस के सर। कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, सर तो पीक निकाल देता हूँ बेटा। -3 12 -12। ओके बेटा, 2 आ रही है वैल्यू x की, एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यूज 2 आ रही हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। यस। पूछ लो, यहाँ तक अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई पूछ लो। नहीं सर, ये समझ आ गई। ओके, अब y की इक्वेशंस हैं, उसमें y की वैल्यू डालो तो y का कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा। ठीक है, यस। ओके। सर 23 भी कराते हैं। इसका इस शीट का है कि दूसरी शीट का है? इसी शीट का है। ये नहीं, आई मीन ये वाला 23 है कि दूसरा वाला? सर जो आपने शीट दी थी उसका। चलो, इस पे ना लिखा हुआ है स्टेशनरी पॉइंट, नजर आ रहा है? जी। ये वाला नहीं करना। और सर 26। अभी बताया बेटा, ये वाला नहीं करना। अभी 26 का भी तो पूछा था किसी ने मुझसे। अभी मैंने कहा नहीं था नॉर्मल टू द कर्व लिखा है, तो उसमें ग्रेडियंट्स के बारे में बात है, तो ये भी और डेरिवेटिव्स के 23 भी नहीं करना। नहीं, उसमें स्टेशनरी पॉइंट के बारे में बात है। वो एक्चुअली होता ही है, ये दो टॉपिक्स मिक्स हैं, डेरिवेटिव्स और क्वाड्रेटिक्स। तो डेरिवेटिव्स अभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए नहीं करना। ठीक है लेकिन आप इसका सेकंड पार्ट जरूर कर सकते हो। सर, ये टेस्ट में तो नहीं ना आना। बेटा डेरिवेटिव्स क्यों आएगा? बस पे क्यों डेरिवेटिव करना है। रिलेटेड मत। हाँ, तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे दो टॉपिक मिक्स हुए हैं, इसलिए ये इस टॉपिक में डला हुआ है। ठीक है, सर ये 19 रीजन वाला है है उसके। इस शीट का। इसी शीट का ये वाला 19? सर नहीं, दूसरा वाला। अच्छा, अब यहाँ ने कहा ये वाली शीट का। मुझे लगा आपने दूसरी खोली है सर। कोई नहीं, ये क्या हुआ इस 19 में? सर कुछ हो ही तो नहीं रहा, यही तो मसला है। बेटा पहले तो आपने 4 कॉमन निकालना, हमने निकाला था। सर समझ नहीं आया, मैंने किया ही नहीं फिर। मैं पूछ तो रहा हूँ। देखो बेटा, कंप्लीट ये जो फॉर्मेट है 19(1) का, इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। इतना पता लग गया था कि वो भी नहीं लगा था? सर वो तो पता चल गया था। तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक कंडीशन मैंने बताई थी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, और अगर ना हो तो जो भी नंबर लगे आप उसको कॉमन निकाल लो। तो जब आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर, और आगे सर लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही थी, तो ऐसे भी हो सकता है। बेटा किसने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही? सर 2 क्वाड्रेट टर्म्स हैं सिर्फ इसके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर स्क्वायर हो। ये तो किसने कहा आगे था कोई कि और 3 टर्म्स होने सिंगुलर जरूरी है? वैल्यू ना हो तो चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। सर मुझे ये इस देखो, बात का नहीं पता था। ये लो बेटा, ये देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद देख लो। एक्स स्क्वायर -3/2 होल स्क्वायर और -3/2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर। -9/4। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सर वो लेना। जी, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन 39 करा सकते हैं? किस वाली शीट का हो ये भी बताओ यार, एक तो दो शीटें आ जो गई ना। पिछली शीट खोली हुई थी सर। जो पिछली थी हाँ जी। 30, 39। उस शीट में 39 था।
हाँ जी सर, वो टॉपिकल आपने भेजा था उसमें था। अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सी शीट, फिर मुझे कह रहे हो वो पुरानी शीट। जी सर वो 39 में क्या बीसी हुआ? ठीक है बेटा, 39 में क्या हुआ बताओ। सर ये समझ नहीं आई है, मेरे सर के ऊपर से गुजर गया कुछ। बेटे वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी बात है जो समझ नहीं आई, ताकि पता लगे, प्रॉब्लम पता लगे ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या चीज़ समझ नहीं है, मैं वो पूछ जानना चाह रहा हूँ सर। पहले पार्ट में पढ़ो जरा, रीड करो क्या लिखा है। माइक अनम्यूट करके पढ़ो। सर जो आपने शीट दी थी उसका 18 भी करा दें। रुक जाओ जरा, एक सेकेंड। जी बेटा क्या पढ़ा, बोलो। सर पहले पार्ट में तो वो आपने लाइक वाई को वो सब्जेक्ट बना के वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना। दोनों वाइज को एक दूसरे के बट इक्वल पुट कर दिया। हाँ जी वो हो गया, बट इसमें वो कौन सी लगेगी सर, बी बेटा स्क्वायर उसने लिखा है हैज नो कॉमन पॉइंट, इस बात का मतलब क्या है? डज नॉट टच द एग्जैक्टली कर्व। exactly. मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था कि ज़रूरी नहीं होता कि जो वर्डिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है वही वर्डिंग वो यूज़ करे, उस कॉन्टेक्स्ट में या उस मीनिंग की कोई भी वर्डिंग वो यूज़ करे, आप उस हिसाब से चलोगे। तो जब वो डज नॉट मीट द कर्व वाला जो मैंने लिखवाया था, उसका यही मतलब है ना कि हैव नो कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि वो कट ही नहीं करता तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएंगे उसके। बात समझ आई? तो आपने बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 वाला यूज़ करना है, ठीक है? ओके सर। ये वही क्वेश्चन है, सेम तरीका है और कुछ नहीं है, बस एक डिफरेंट वर्ड उसने यूज किया, नो कॉमन पॉइंट, मतलब तो उसका वही होगा ना, ठीक है? और सेकंड पार्ट में क्या यूज करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक हो गया, रट। जी लीजिए, अब आप पूछ लो जो पूछ रहे थे। सर 18। जी 18 में क्या हुआ? पहला पार्ट यही वाला 18, जी क्या प्रॉब्लम हुई पहले में बताओ। सर फर्स्ट में नहीं, सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। बेटे के की तो वैल्यू उसने खुद दे दी, के इज इक्वल टू 15 दे दी। जी तो जब भी कोई दो लाइंस या कर्व कट करते हैं उनको साइमल्टेनियसली करते हैं, तो जो चीज़ आप पहले पार्ट में कर रहे थे वही आपने सेकंड पार्ट में करनी है, बस यहाँ पे के की वैल्यू 15 के साथ कर रही है, तो ये डिफरेंस है। नहीं समझ आया ना नहीं। बेटा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 12/x है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल टू k, और k की वैल्यू मैंने बोल दी 15 है, समझ आया? जी और x को मैं उधर ले गया तो मेरी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। पहले तो यहाँ तक बताओ, कोई बात समझ ना आई? आ गई है समझ। दोनों वाइज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो और उनको सॉल्व कर लो, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है सर, अब कल का थर्ड पेपर पार्ट में आसान करना, होगा कि मुश्किल? बहुत मुश्किल होगा। सर आपने पहले ही 3 चैप्टर्स दिए हैं तो फिर और मुझे तो इसका थर्ड पार्ट वो कैसे? एपीजीपी भी नहीं आता। फिर क्या कर सकते हैं इसका? फिर 18 का थर्ड पार्ट भी करा है। मेरे थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? अब उससे वो ड्रॉ करना होता है नहीं नॉर्मली। नहीं, ड्रॉ नहीं करना, मतलब क्या होता है, मैं मतलब पूछ रहा हूँ क्या होता है मतलब। सही जा रहे हैं बेटा, ओ लेवल का पेपर दिए थे ना? हाँ, अब माइक म्यूट करके बैठ सर जाओ। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइन और सेगमेंट। हाँ, सही सही गूगल करके निकाला आपने, सही जा रहे हो बेटा। फॉरन स्पीड देखो अपनी कितनी टाइपिंग स्पीड है कि गूगल फॉरन कर लिया आपने। बहरहाल बेटा, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री को, और बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल मिडल से कट डाउन करती है। तो जहाँ पे बाइसेक्टर का वर्ड है तो इसका मतलब है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आता है निकालना? यस सर वो ओके। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर, तो पहले तो आपने ए बी का ग्रेडियंट निकालना है, और परपेंडिकुलर होता है तो ग्रेडियंट्स को क्या करते थे?
ग्रेडियंट 0 होता है। नहीं बेटा, परपेंडिकुलर में ग्रेडियंट क्या करते हैं? जैसे पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है, तो परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव फ्लिप करते हैं बेटा। अब इसका मतलब पता है कि नहीं पता है? या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता था। दोनों में से कोई चीज याद हो? नहीं याद? सर ये कभी नहीं पढ़ी थी हमने, हमारे ओ सर ने लेवल तो नहीं पढ़ी। ओ लेवल का बेटा पेपर में सवाल भी आया था बेटा। देख लो, मैं बता देता हूँ। वैसे ही अभी हमने आगे जाके पढ़ना है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला पार्ट अभी नहीं है, लेकिन मैं वैसे याद क्योंकि ये ओ लेवल्स में है तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज ये मेरा ग्रेडियंट 3/4 है। तो अगर मैंने इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना है तो आप इसका लेते हो नेगेटिव, मैं इसको कहता हूँ नेगेटिव रेसिप्रोकल या नेगेटिव फ्लिप करना है। नेगेटिव फ्लिप का मतलब ये होता है कि आपने साइन को भी उल्टा करना है और नंबर को भी फ्लिप करना है। तो अभी मेरा साइन क्या है यहाँ पे? तो फ्लिप होके नेगेटिव माइनस हो जाएगा, यानी साइन फ्लिप हो गया तो माइनस, और नंबर को फ्लिप किया तो हो जाएगा 4/3। समझ आया कि नहीं आया? यस। अगर 1/-2 है, इसको भी याद रखो, ये माइनस नीचे लगाऊं या मैं माइनस यहाँ लगाऊं, ये एक ही बात होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप नेगेटिव माइनस को फ्लिप करोगे तो प्लस बन जाएगा, और 1/2 को फ्लिप करोगे तो 2/1 विच इज 2 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? यस। बहरहाल ये वाला पार्ट अभी तो नहीं है टेस्ट में, लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर कितने मार्क्स का पेपर है कल? 30। और भी क्वेश्चन? बस यही पूछना रह गया सर, कौन से वाले क्वेश्चन डालें? सर थोड़ा आसान बनाइएगा प्लीज। आसान ही है, मतलब इसी सर शीट में से। आपने अभी मुझे कहा है कि मुश्किल है। बड़ा आसान है, ये शीट कर लेना, अगर खुद की है तो बस हो जाएगा टेस्ट। हाँ जी। बस ये बात है। सर 16 आउट ऑफ एपीजीपी 30 मुझे आती नहीं है। आता इतना अच्छा। एपीजीपी, एपीजीपी में क्या है? एक सेकंड। मुझे उसके क्वेश्चंस की समझ नहीं आती।